मुश्किलें थोड़ी अलग है औरों से, मगर भावनाएं नहीं। सपने हमारे एक जैसे हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं भेदभाव है। राहों में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन हमराही हमेशा साथ निभाते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनिए कार्यक्रम हमराही, दिव्यांग साथियों की कहानी, जिंदगी का साथ निभाने की ये है खास कहानियाँ। सिर्फ रेडियो मधुबन 90.4 FM पर रविवार शाम 5 बजे सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमराही रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, ये तो समझ ही गए होंगे आप, रविवार है तो कार्यक्रम कौन सा हो सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कार्यक्रम हमराही की। हर रविवार ये कार्यक्रम हमारे दिव्यांग साथियों की जिंदगी से जुड़ा हुआ होता है, जो कि आप सबके लिए प्रस्तुत किया जाता है। श्रोताओं, आप सोचिए कि परिवार पढ़ा लिखा हो, समाज भी अगर विकसित हो, लेकिन बावजूद उसके सोच वही पुरानी रूढ़िवादी हो, तो उसके बाद किसी दिव्यांग व्यक्ति के लिए अपने जीवन साथी की तलाश को पूरा करना कितना मुश्किल हो, कितना आसान हो, बस यही सब जानने समझने का प्रयास आज के कार्यक्रम में हम और आप मिलकर के करेंगे। लेकिन श्रोताओं, आज का कार्यक्रम मैं नहीं प्रस्तुत करूंगा। अब आप सोच रहे होंगे, जब मैं नहीं करूंगा तो फिर कौन प्रस्तुत करेगा। चलिए, तो अब ये आप सब खुद ही सुन लीजिए। रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनने वाले सभी श्रोताओं को सीमा कुमारी का नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, तो सबसे पहले मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि आप सबसे जुड़ने का मौका मिलेगा मुझे, और हमारे बहुत ही खास मेहमानों के साथ गुफ्तगू करने का मौका भी मिलेगा। तो सबसे पहले मैं रेडियो मधुबन 90.4 FM और रिकॉर्डिंग क्लब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया कि मैं आप सबसे रूबरू हो सकूं। श्रोताओं, आज का प्रोग्राम बहुत खास है, लेकिन खास इसलिए भी है कि आज के जो मेहमान हैं वो ऐसे मेहमान हैं जिनको आप हर रविवार सुनते हैं, किसी न किसी हमराही से रूबरू कराते हैं वो आपको। लेकिन आज जब आपको उन्हीं की कहानी, उनकी जुबानी, उनके हमराही से सीधा जुड़ने का मौका मिले, तो होगा ना ये प्रोग्राम बहुत खास। रूबरू कराती हूँ आज के हमारे मेहमानों से। तो श्रोताओं, स्वागत कीजिए आज के हमारे मेहमान श्रीमान संदीप त्रिवेदी जी सर का और उनकी श्रीमती मिसेज वंदना त्रिवेदी मैम का। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। जी, बहुत धन्यवाद सीमा जी, और रेडियो मधुबन का भी। रेडियो मधुबन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो श्रोताओं, आज आप समझ ही गए होंगे कि आज का प्रोग्राम कितना खास है। तो चलिए फिर आपको सुनवाते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर, सबसे पहले मैं आपसे जुड़ना चाहूंगी। आप हमारे सुनने वालों को थोड़ा सा अपना परिचय दें, अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से हैं और किस प्रकार की दिव्यांगता है आप। जी सीमा जी, मैं मूल रूप से राजस्थान में एक दक्षिणी जिला है बांसवाड़ा, वहाँ का निवासी हूँ। 3 वर्ष का जब मैं था तो मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी। तो ऐसे में घर वालों ने कहीं से पता लगाया कि अजमेर में एक अंध विद्यालय है, वहाँ फिर 1993 में मेरा एडमिशन हुआ, और फिर बस मैं ये कह सकता हूँ कि 1993 से मैं अब तक अजमेर में ही हूँ। 2011 में मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी और अभी मैं स्कूल लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ और मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश। बहुत बढ़िया सर। इससे पहले श्रोताओं, आइए अब मैम से थोड़ा सा उनका परिचय जानते हैं। तो मैम, आप बताएं आप कहाँ से हैं और आप दृष्टिबाधित हैं या दृष्टिवान हैं, और कहाँ से आपने पढ़ाई की, थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को बताएं आप। सीमा मैम, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले अपनी एक बात कुछ कहना चाहती हूँ रेडियो मधुबन के माध्यम से कि आज संजू मतलब त्रिवेदी जी का बर्थडे है। इनको मैं प्यार से संजू कहती हूँ, तो मैं कुछ इनको मैं रेडियो मधुबन के माध्यम से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और कुछ पंक्तियां बोलना चाहती हूँ इनके लिए।
फूलों की तरह आप सदा मुस्कुराए, मुकद्दर आपका सदा जगमगाए। लंबी हो आयु ये दिल है गुनगुनाया, खुशियां मनाने आपका जन्मदिन है आया। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हस्बैंड, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू मधुबन जी, बहुत धन्यवाद। सर धन्यवाद जी। सर आपका जन्मदिन है तो मैम का परिचय जाने इससे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको रेडियो मधुबन 90.4 FM और रिकॉर्डिंग क्लब की ओर से। जी आप धन्यवाद। हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़े और मैम हमेशा आपके लिए ऐसे ही गाने गुनगुनाती रहें, आप सुनते रहें और मुस्कुराते रहें। जी जी जी, थैंक यू। जी मैम, अब बताएं आप। बेसिकली जो मेरे पेरेंट्स हैं वो हिमाचल के हैं। फादर मेरे मिलिट्री में थे। तो आपने सुना होगा पंजाब में पठानकोट एक स्मॉल टाउन है, वहीं मेरे फादर की पोस्टिंग थी और वहीं मेरा बर्थ प्लेस है। और मेरी 4 सिस्टर्स है, 1 ब्रदर है। सिस्टर में सबसे छोटी मैं हूँ, मेरे बाद ब्रदर है। ब्रदर मेरे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर है। और एजुकेशन मेरी केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 पठानकोट से हुई है। कॉलेज मेरा वहीं से हुआ है और सब कुछ वहीं से है। एजुकेशन मेरी बेसिकली पठानकोट से ही है। और 2005 में मेरे ब्रदर की फर्स्ट जो पोस्टिंग थी, जो ज्वाइनिंग थी वो अजमेर से थी। तो वो काफी मतलब उनको होम सिकनेस बहुत था घर के, क्योंकि बहुत लाडले रहे हैं वो मेरे ब्रदर। तो वो हमेशा जैसे छुट्टी मिलती 2 दिन की तो वो पठानकोट आ जाते हैं हमारे पास। तो मेरी मदर को बहुत टेंशन हो गई थी कि ऐसे तो ये जॉब नहीं कर पाएगा। तो हम लोगों ने सब कुछ अपना बेच के अजमेर में हम लोग शिफ्ट हो गए आप लोग। जी जी मैम, तो एजुकेशन आपकी कहाँ तक हुई है? जैसे कि मैंने बताया कि केंद्रीय विद्यालय से मेरी जो 10th मैंने वहां तक की है। आफ्टर दैट मैंने कॉलेज मैंने वहीं पठानकोट से किया, गर्ल्स कॉलेज था हमारा। एंड जब हम अजमेर शिफ्ट हुए, कंप्यूटर लाइन ज्वाइन की। पहले मैंने PGDCA किया, देन उसके बाद मैंने MSc IT कंप्यूटर्स में किया। वाह मैम, बहुत शिक्षा तो आपकी बहुत अच्छी हुई और आपका परिवार भी जिस तरह से आपने बताया काफी विकसित है। जी, सब एजुकेटेड आपको। जी जी सर, अपने परिवार के बारे में आप बताएं, आपके परिवार में कौन कौन है? सीमा जी, मेरे परिवार में मम्मी पापा और मेरे छोटे भाई बहन हैं। भाई से छोटा है और सिस्टर हमारी सबसे छोटी है। 3 भाई बहन हैं। बस मैं सबसे बड़ा हूँ ये कह सकता हूँ। अब तीनों शादी हो गई, सब अपनी अपनी फैमिली में वेल सेटल्ड हैं। वो लोग वही गांव में हैं, बांसवाड़ा में। बेसिकली हमारी गुजराती फैमिली है। तो अब ये देखिए कहानियां बनती हैं ऐसे ही सीमा जी। गुजरात से राजस्थान हम आए। जी सर, वही मैं देख रही थी, वही कहना चाह रही थी कि कहाँ से घूम फिर के आप दोनों अजमेर में मिले। और देखिए मतलब इनके ब्रदर जो है कंप्यूटर इनको इसलिए पढ़ा रहे थे कि अमेरिका आ जाएं, लेकिन ये कंप्यूटर ईश्वर इनको इसलिए पढ़ा रहा था कि अजमेर में ही रह जाएं, क्योंकि वो कंप्यूटर की पढ़ाई करने की बदौलत ही कहीं न कहीं इनका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी और इन चीजों में था और ऐसे ही मुलाकात। और वो आपका भी रुझान टेक्नोलॉजी में काफी था। पर हमारा भी रुझान टेक्नोलॉजी। जी सर। लेकिन खैर मैं इत्तेफाक में बहुत विश्वास रखता हूँ सीमा जी। तो जो कुछ होता है वो सब इत्तेफाक से जब होना है वो तब हो ही जाता है। जी सर, सही है सर। अब ये सारी चीजें तो हो गई, समय पे नौकरी भी लग गई आप दोनों की। अब आप लोग बताएं कि आपके हमराही की कहानी कैसे शुरू हुई, जिनका हमारे श्रोताओं को बेसब्री से इंतजार रहता है। सबसे पहले सर आपसे शुरुआत करूंगी मैं। आप बताएं सर, क्या रहा, कैसे आपके परिवार वालों ने आपकी शादी की बात की या फिर आपने कोशिश की? देखिए सीमा जी, बात ऐसी है कि जैसा कि मैंने कहा मैं इत्तेफाक में बहुत विश्वास रखता हूँ। और जब मैं इत्तेफाक हुए बहुत सर। फिर फिल्मों का बहुत असर था सीमा जी। शाहरुख खान, बिल्कुल सर, उस टाइम पे तो होता ही है, एकदम युवा एज। वही तो, शाहरुख खान का भी काफी प्रभाव था। तो यूँ लगता था यार कि मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि कोई आगे से ही मतलब अपने साथ ऐसा कुछ कहानी बने और अपन को किसी को मतलब कहने की बजाय आगे से कोई अपन को प्यार करे या प्रपोज करे या प्रभावित करे, इस तरह की चीजें होनी चाहिए। मेरे पास ये अवसर मिला कि एक संगठन है रोटरी क्लब, उन्होंने आगे होकर के प्रस्ताव रखा। और किस्मत से देखिए उस रोटरी क्लब में उस वक्त मेरे वही जो HOD सर थे कॉलेज में,
वो जुड़े हुए थे, उन्होंने मुझे कॉल किया कि भाई हम कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो तुम सुझाव दो कि क्या कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा बहुत उसमें छोटे लेवल पे, चूंकि खुद स्टूडेंट था और ब्राइट स्कूल में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर था, तो मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग वगैरह कंप्यूटर में कर रहा था अपने दोस्तों के लिए। मैंने कहा सर ये काम बहुत अच्छा है और मैं जानता भी हूँ और ये इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा, राजस्थान में कोई नहीं है इसको करने वाला। तो उन्होंने फिर मुझे कहा पूरा प्रपोजल बना करके दो, प्रस्ताव बना करके दिया, वो स्वीकार हो गया। और हमने जो पहली रिकॉर्डिंग की थी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की, उसका विमोचन होना था 15 मई 2011 को। और 15 मई 2011 को मैं तो विमोचन के हैसियत से वहां पर था सीडी के, और ये जो मोहतरमा है ये वहां पर वॉलेंटियर की हैसियत से थी। तो वहीं पे हमारी मुलाकात हुई और उसके बाद में तो कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन इन शॉर्ट यही है कि जब वहां बातचीत हुई, हमारी नंबर शेयरिंग हुए, तो मुझे पता लगा कि ये अगले दिन जयपुर जा रही हैं। तो शाम को मैंने इनसे मैसेज किया, कॉल पे बात की, तो इन्होंने यस लिखा, रिप्लाई किया कि हाँ मैं अभी फ्री हूँ। तो मैंने इनसे कहा कि भाई कल जयपुर जा रही हैं, हम भी जयपुर जा रहे हैं, और मुझे लगा यार कि अगर इन्हें प्रभावित करना है या इनके साथ दोस्ती करनी है तो मिलना जरूरी है, ऐसे दूर दूर रहने से काम नहीं चलेगा। और इस बीच में एक घटना ये हुई थी कि जब 15 मई का हमारा कार्यक्रम चल रहा था तो वहां इन्होंने एक प्रश्न मुझे पूछ लिया कि संदीप सर आपको गुस्सा कितना आता है। अब ऐसे में क्या होता है, ईश्वर जब हमें संकेत दे रहा होता है ना सीमा जी, तो हमें संकेत पहचानने पड़ते हैं। ये मैं अपने सभी सुनने वालों के लिए कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको भी कोई इस तरह से संकेत देता हो, लेकिन आप उस संकेत को पहचान नहीं पाते हो। तो मैंने उस समय ये कहा कि मैडम मुझे गुस्सा तो बिल्कुल नहीं आता है, और अगर आता भी है तो मैं गुस्से को पी जाता हूँ, बस। अब मैंने ये जवाब, वास्तव में इसे सच भी है कि मुझे गुस्सा नहीं आता है, और मैंने ये जवाब इसलिए भी दिया, ये तो हम मैम से जानेंगे आगे। हाँ, ये मैम से जानिएगा। बाकी मैंने ये जवाब इसलिए भी दिया कि ये प्रश्न वो व्यक्ति पूछ सकता है जिसको खुद गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, और उसको प्रभावित करने के लिए मैंने कहा ऐसी कोई बात बोलो जो उसको अच्छी लगे। तो जी सर जी, 16 मई को फिर हम लोग जयपुर गए। हमारे यहाँ एक NAP का प्रोग्राम था, उसमें मुझे भाग लेना था, और जयपुर में जब गए तो 3 घंटे का सफर अच्छा बीता। साथ साथ वहां पे हमारी जब बातचीत हुई तो अच्छा, ये 15 मई को मिलने का कारण ये था कि जो सर मैंने कहा ना, नासिर सर, उनकी जो वाइफ थी, उनके स्कूल में ये उस वक्त टीचर थी, और उनके कहने पर ये वॉलेंटियर बन करके वहां आई थी उस प्रोग्राम में। तो इनको थोड़ा बहुत मेरे बारे में, मतलब मुझे ऐसा पता चल गया था कि इनको मेरे बारे में मालूम है, क्योंकि सर और मैम के साथ रहती थी, जाहिर सी बात है। जी बिल्कुल सर। तो मैं सर का स्टूडेंट था, तो ये इनको, मैंने कहा इनको मालूम ही है कि सर का फेवरेट स्टूडेंट हूँ, तो इनको पता ही होगा कि भाई अच्छा है। और एक कारण ये भी था कि जो CDs हम लोग बना रहे थे उसको लॉक करना था। अब ये जो मैंने पहले कहा ना शुरू में कि इनको कंप्यूटर में रुचि है जी, इन्होंने वो जिम्मेदारी अपने सिर पर ली थी कि CD को लॉक करने का काम हम करवा सकते हैं किसी से। हाँ, हालांकि उसमें सफलता मिली नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने वो एक जिम्मेदारी अपने ऊपर ली कि इनको भी लगा कि यार एक बहुत अच्छा काम हो रहा है, उसमें हमें भी कुछ योगदान देना चाहिए। तो आपके कामों से और आपसे इम्प्रेस हो रही थी मैम भी, तो अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगी थी पहले से ही। हाँ, तो ये जिम्मेदारियां वहीं से इन्होंने समझना शुरू कर दिया था। तो जब हम लोग जयपुर गए तो इन्होंने मुझे पूछा, बातचीत तो सारी जब हो ही रही थी, इन्होंने मुझे पूछा कि सर आपकी तो कोई, मतलब वो है ना, गर्लफ्रेंड है। तो मुझे लगा कि भाई ऐसे में कुछ छुपाना ठीक नहीं रहेगा, इनको तो पहले से ही मालूम है। तो मैंने कहा छुपाने की वैसे भी कोई बात नहीं, और मैंने कहा गर्लफ्रेंड की बात कौन पूछता है एक सामान्य सी बातचीत में। लेकिन चलिए, इन्होंने पूछा तो मैंने इनको खुल करके बता दिया कि हाँ थी, लेकिन एक्चुअली हम लोग अपनी एजुकेशन और अपने हॉबीज वाला डिस्कस वाला कर रहे थे। ओके, हाँ, तो सही भी किया, बहुत सही किया। तो सीमा जी, हुआ क्या, ऐसे उस समय जब हम लोग बस में जा रहे थे तो काफी, मतलब अच्छी बातचीत हुई, और मैंने इनको सारा कुछ सच सच बता दिया। मैंने कहा कुछ छुपाना ठीक नहीं रहेगा, मैं भी सच बता रही और ये भी जो है अपने बारे में बता रही थी। तो मतलब हमने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। और मैं उस समय, मेरी कोई जॉब नहीं थी किसी तरह की, मेरी कोई इनकम नहीं थी, तो मुझे ये भी था मन में कि यार अपन कुछ कमाते तो है नहीं, पता नहीं क्या होगा। उसके बाद में क्या हुआ सीमा जी कि कुछ दिन बाद मैं क्रिकेट खेलने गया कुल्लू मनाली, राजस्थान की टीम की तरफ से, और बातचीत सारी चली रही थी हमारी बीच बीच में। 19 या 20 मई को हम वहाँ कुल्लू मनाली गए थे, तो 23-24 मई को वहां से वापस आ गए थे। तो वो हम लोग टूर्नामेंट जीत गए थे। तो अब मुझे लगा यार ये बात इनके लिए तो खैर नहीं थी कि भाई ब्लाइंड लोग भी क्रिकेट खेलते हैं। हिमाचल गए थे, तो वही कुल्लू मनाली हिमाचल हो गया। हिमाचल तो मैं अब ये हिमाचल की रहने वाली, तो क्या किस्मत की बात।
और हिमाचल के तो कहाँ से मतलब किस्मत मिलाने की कोशिश कर रहे अच्छा सीमा, हमने हिमाचल को ही हरा करके वो जीता फाइनल में। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग। मुझे लगा कि इनको बताना चाहिए कि ये इनको बताना चाहिए ताकि इनको और अच्छा लगे और खुश हो जाए ये। क्या राजस्थान जीत के आया है। अब भाई साहब, मतलब मैं तो हर कोशिश ये कर रहा था कि जैसा मैंने कहा था इम्प्रेस करने। कॉलेज में पढ़ते समय की जो मैंने कहा था ना कि अपने को कुछ नहीं करना पड़े, सामने से ही व्यक्ति प्रभावित हो, तो मैं तो अपनी कोशिशिशों में लगा हुआ था। सर मैं आपको रोकना चाहूंगी एक जगह। जी जी। आपकी 4 साल की दोस्ती रही, रिलेशनशिप जो भी, तो उसको 7 साल रहा हमारा, एक तरह से कॉलेज में ही शुरू हो गया था, Sorry, प्रपोज 7 साल। बस। हाँ जी, तो उसके बाद अचानक से सब कुछ खत्म हो जाना और फिर अपने आप को संभालना, ये आपके लिए काफी चैलेंजिंग रहा होगा। हमारे सुनने वालों को जरूर आप ये बताएं, क्योंकि अक्सर सर ये होता है कि लोग पहले रिलेशनशिप में होते हैं, जब उनको खत्म हो जाता, वो साथ नहीं रह पाते एंड में, तो बिल्कुल टूट जाते हैं और वो उनका डिसीजन हो जाता है कि नहीं अब कुछ नहीं करना, और बिल्कुल थोड़ी सी कहीं ना कहीं कभी कभी उनकी एक्टिविटीज बिल्कुल कहना नहीं चाहिए लेकिन थोड़ी थोड़ी साइको जैसी भी हो जाती है। तो ऐसे लोगों को सही है, मेरे साथ भी बहुत हुआ और जी बिल्कुल सर हुआ होगा। लेकिन जो लोग मेरे साथ थे वो जानते हैं कि मैं मतलब काफी रोता था, काफी दुखी होता था, मतलब मैंने पता नहीं क्या क्या कार्यक्रम में मैं बता भी नहीं सकता, मैंने ऐसी ऐसी कोशिशें की, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी कहीं ना कहीं जो संवेदनाएं है ना, मेरी जो चेतनाएं हैं वो जागृत थी। तो एक अंदर क्रिएटिविटी है ना, मैं ये कहूंगा मेरे अंदर जो क्रिएटिविटी है वो नहीं मरी थी, और हमें अपनी क्रिएटिविटी को कभी मरने भी नहीं देना चाहिए। तो बस उस क्रिएटिविटी का ही, उस दिन भी जब मेरे पास कॉल आया हमारे मदनी सर का कि तुम्हें कुछ काम अगर कर सकते हो तो बताओ, तो तब भी उस समय हम समझिए कि हमारी उस जो गर्लफ्रेंड थी उससे अलग हो रहे थे और वो अंतिम दिन था। उस समय हम लोग साथ साथ थे और वही रोना धोना दुखी ये वो सब चल रहा था, लेकिन उस समय भी मैंने उनको तुरंत ये जवाब दिया कि सर ये काम किया जा सकता है और मैं आपको जब भी आप कहेंगे इसका पूरा रोड मैप बना करके, प्रपोजल बना करके दे दूंगा। तो कहीं ना कहीं ये भी था कि वो दृष्टिबाधित समाज के लिए था, आप अपने समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, तो उसका भी असर रहा होगा। बिल्कुल सीमा जी, और ये जरूरी है, हमें मतलब चाहे कितनी मुसीबत आ जाए या कितनी दिक्कत आ जाए, लेकिन उसके लिए हमारी क्रिएटिविटी को मरने नहीं देना चाहिए। तो सर बहुत मदद मिलेगी हमारे सुनने वालों को आपके इस संदेश से। जी, तो वहाँ पे जब हम जीत गए उसके बाद एक दिन ये हुआ कि तो सीमा जी क्या हुआ कि इन्होंने एक SMS किया मुझे कि हु एम आई, मैं कौन आपके लिए। जी जी जी। उसमें कुछ नंबर्स थे, एक ऐसे मैसेज आया करते थे उस टाइम। तो उस समय चलता था ये, क्योंकि व्हाट्सएप तो था नहीं, लोग SMS से खुश रहते थे। जी जी, बहुत टेक्स्ट मैसेज का जमाना बहुत था, बहुत ज्यादा था, कम पढ़ते थे लोगों के, है ना। और जो है मैंने उसको पढ़ा, मेरे को लगा यार कि ये क्या बात हुई, ये प्रश्न तो वही पूछता है जिसके दिल में कुछ चल रहा हो, खटपट कुछ हो रही हो। तो मैंने कहा चलो जो भी हो देखा जाएगा, संकेत ही सही समझो इसको। अब मैंने फिर अपना लकी नंबर आजमाया, मेरा लकी नंबर मैं अपना लकी नंबर 9 मानता हूँ मैं, सीमा जी। तो उसमें एक डिजिट ऐसा था 45, तो 4 + 5 = 9। मैंने इनको आंसर में 45 लिख करके भेज दिया। वो किस्मत से 45 जो है वो निकल गया लाइफ पार्टनर। तो मतलब वाकई इत्तेफाक पे आप विश्वास रखते थे और इत्तेफाक ही हो रहे थे आपके पास। इत्तेफाक में मैं विश्वास रखता, देखिए इत्तेफाक, मेरे पास ग्रेजुएशन में संगीत, इनके पास ग्रेजुएशन में संगीत, इस तरह की चीजें, कंप्यूटर फील्ड में इनका जाना, मेरा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में रुचि होना, ये सब चीजें बड़ी कॉमन थी। हाँ ये होती है, कईयों के साथ होती है सीमा जी। सर अभी आप रुकिए यहीं पर थोड़ा सा मैम को लेकर जाते हैं। मैम खो गई है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, मैम को लाइए। हाँ जी। हाँ तो मैम आप बताइए आपके हमराही की कहानी कैसे शुरू हुई। हालांकि सर ने संकेत दिए बहुत सारे, मगर कुछ चीजें जो आप स्पेशल फील कर रही होंगी अपने तरीके से बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूंगी कि मेरा ऐसा कुछ डिसीजन नहीं था कि मैं किसी ब्लाइंड से शादी करूंगी। मुझे यही नहीं पता था ब्लाइंड किसको कहते हैं। मैंने सबसे पहले आपको कोई इंटरेक्शन ही नहीं था ब्लाइंड से? मैंने कभी कोई ब्लाइंड देखा ही नहीं था, ऑनेस्टली कहूँ। 2005, 6, 7, 11 तक मैंने किसी को देखा ही नहीं। इतने मेरी एजुकेशन हो गया, मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में कहीं किसी फैमिली में मैंने किसी ब्लाइंड को नहीं देखा था। तो और ड्यूरिंग द जॉब मेरी जो मैम थी, जो इनके सर की वाइफ थी, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है सिचुएशन ऐसे घर में बन जाती हैं कि आपको ऐसे कोई डिसीजंस लेने पड़ते हैं लाइफ में कि आगे मैं बता रही हूँ आपको कि मुझे शादी ही नहीं करनी थी।
मेरे को शादी के नाम से ही बहुत नफरत थी, क्योंकि मेरी सिस्टर इतनी वेल एजुकेटेड, इतनी ब्यूटीफुल, सब इतनी अच्छी फैमिलीज में गई थी कि उसके बावजूद भी उनके लाइफ को देख के मैं बहुत डिस्टर्ब रहती थी। तो मैंने अपनी मदर से कहा कि अगर शादी इसको कहते हैं तो मैं शादी नहीं करूंगी, मैं पूरी उम्र आपकी सेवा ही करूंगी। अगर तो भाई को ही कहीं ना कहीं, क्योंकि भाई मेरे सीआरपीएफ, मैंने कहा ना, उनके भी ट्रांसफरेबल जॉब है, तो वो भी मेरी मदर का था कि पहले मैं भाई की शादी, बेटे की शादी करूंगी, फिर तुम्हारी शादी करूंगी। मैं कहा मम्मी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रिश्ते तो मुझे बहुत आ रहे थे, जब मैं 11th स्टैंडर्ड की थी तभी से मुझे बहुत रिश्ते आने शुरू हो गए थे। अचानक से एक दिन मेरे ब्रदर, अभी उनकी तब दिल्ली पोस्टिंग थी, वो घर आए हुए थे, तो मेरी एक्चुअली वो JEE में ड्यूटी थी, संडे था उस दिन, मेरी उसमें ड्यूटी थी। तो मैंने ब्रदर से इवनिंग में कहा कि तुम प्लीज मेरी एक मेडिसिन ले आओ। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं मेडिसिन लेके आ सकता हूँ, तुम खुद अपनी मेडिसिन लेके आओ। तो मैंने कहा कि अगर तुम्हारी वाइफ मेडिसिन मांगती तुम तो ले आते हो उसके लिए, सिस्टर मांग रही है तो तुम तो मेरे लिए मेडिसिन लेके आ रहे हो। और शाम का वक्त था, ये 6:30-7 बजे का टाइम है। और मुझे ये बहुत उसने मुझे बड़ी गुस्से में आके उसने मुझे कहा कि तुम अपना डिसीजन ले सकती हो, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर यू, मैं ऐसी मदर के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं उन्हीं की सेवा कर सकता हूँ, तुम अपना डिसीजन खुद सेल्फ ले सकती हो। और मुझे ये बहुत फील हुई। यही इसी ने आपको हमराही की तरफ मतलब आपका रुख कर दिया, आपने सोचना शुरू कर दिया यहीं से कि कुछ होना चाहिए। जी नहीं, तभी भी मैंने नहीं सोचा, ऑनेस्टली कहूँ उस वक्त भी मैंने नहीं सोचा। मैं अंदर से बहुत, मुझे ऐसा लगा कि ये क्या कह रहे हैं मुझे, मेरे ब्रदर जो छोटा है मुझसे, अपनी वाइफ के सामने मुझसे क्या कह रहे हैं कि तुम अपना डिसीजन खुद ले सकती हो, जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ, यानी कि आप कहो कि जो मेरी सैलरी भी आती थी मैं सब कुछ घर में लगा देती थी, मैंने अपने लिए कभी कुछ भी नहीं उसको, यानी कि किसी चीज के लिए मैंने नहीं यूज किया। मदर ने कहा यहाँ यूज करो, वहां यूज कर दे, कभी सेव नहीं किया, मतलब ऑनेस्टली कहूँ मैं आपको। तो जब जॉब मैंने करती रही, आप मानो कि उस वक्त शाम के 7 बज रहे थे, मैंने अपनी गाड़ी उठाई, अपनी गाड़ी उठाई, बहुत स्पीड में निकल गई। स्कूटी चला लेती हैं मैम आप? हाँ। तो मैंने अपनी गाड़ी इतनी, आपको कहो कि मेरी गाड़ी इतनी स्पीड में थी और मेरे आंखों से उस टाइम आंसू निकलते जा रहे थे कि आज मेरे को क्या सुनने को मिला। बिल्कुल मैम, अपने लोग जब ऐसे कहते हैं तो बहुत दुख होता है वाकई। और एक हमारे वहाँ बाबा जी की मजार है, तो मेरे को वहाँ बहुत विश्वास है। मैंने कहा, भगवान से कहा, उस टाइम टोटली मैं ब्लाइंड हो चुकी, टोटली ब्लाइंड, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। कि मम्मी ने उस टाइम मैंने कहा गॉड को कि भगवान आज तू मुझे उठा ले। और देन उसके बाद हमारी बाबा जी की मजार थी, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने इतनी गाड़ी स्पीड दौड़ाई हुई थी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं हैरान कि मुझे कुछ हो क्यों नहीं रहा है, मेरा एक्सीडेंट क्यों नहीं हो रहा है। फिर जाके मैंने बाबा जी की मजार पे गाड़ी रोकी अपनी, और वहां जाके मैं फूट के रोई, आप मानो कि बहुत रोई वहां पर जाके मजार पे। मैं बाबा जी हैरान कि तुम इतनी रात को कहाँ से आ गई तुम यहाँ पर। मैंने कहा मुझे भगवान से बात करने दो आप, तो पहले उन्होंने मुझे एक सांत्वना दी कि तुम चुप हो जाओ, तुम रो क्यों रही हो। फिर उनका घर भी उसी मजार के अंदर था, तो वो मुझे ले गए, बहू को बोला कि इसको चुप कराओ, ये चुप नहीं हो रही है। ये तो हम समझ सकते हैं आपकी स्थिति क्या हो रही होगी, अभी भी आप बहुत भावुक हो गई। फिर बाबा जी को मैंने कहा कि बाबा जी, इस फैमिली के लिए मैंने आपको पता है कि मुझसे छोटा है, मुझे ऐसे मेरे भाई ने मुझे ऐसे बोला, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ इस बात को कि जिसको मैं इतना प्यार करती हूँ, जिसके लिए मैं इतना टेक केयर करती हूँ। आपको कि स्कूल टाइम में कोई इसके फ्रेंड्स को मारते थे ना, जाके रोता रोता मेरे पास आता था कि आज मेरे फ्रेंड ने मेरे को ठुकाई की है, तुम जाकर उसको मार के आओ। ऐसा ही होता है। तो मैं उसको जाके उसके फ्रेंड्स को जाके ठोक के आती थी कि तूने मेरे भाई को मारा क्यों, किसने मारा तूने मेरे भाई को। तो बहुत लाडला हम लोगों का रहा है वो। तो और फिर उसके बाद फिर बाबा जी को मैंने सारी बातें घर की सुनाई कि बाबा जी आज उसने मुझे ऐसे बोला। मैंने एक मेडिसिन मंगाई, उसने कहा कि तुम खुद लेके आओ अपनी मेडिसिन। ऐसे बाबा जी कहते कोई बात है, तुम दुखी मत, तो तुम रो मत। मैं कहा नहीं बाबा जी, मैंने घर नहीं जाना है। फिर उसके बाद बाबा जी ने मदर को फोन कर दिया। मैं कहा आपने मम्मी को फोन नहीं लगाना कि आपकी बेटी हमारे पास है, चिंता मत करो। मैं कहा वो दुखी हो रहे होंगे, कहाँ चलेगी बिना बताए, कहाँ चलेगी। बाबा जी ने खाना, शाम का समय भी था क्योंकि, हाँ जी शाम का समय भी था और आप ऐसे रात के 9 बज गए थे, मतलब कहना है मुझे आज भी याद है वो घड़ी का टाइम। तो बाबा जी ने 7 बजे से 9 बज गए थे। और बाबा जी ने मेरी मम्मी को फोन लगा दिया था कि आप टेंशन मत करना कि आपकी बेटी हमारे पास है। और आप मानोगे कि संडे को मैं जब तक घर आ गई हूँ और मैं सुबह मॉर्निंग तैयार होकर स्कूल चली गई हूँ।
मैं सुबह 7 बजे स्कूल निकल गई थी, शाम को 6-7 बजे मैं घर पहुंची हूँ। और फिर उसके बाद संडे के बाद मंडे आता है, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। मेरा फर्स्ट पीरियड था मंडे को, मेरी फर्स्ट पीरियड मेरा बच्चों को मैंने अटेंड किया। बच्चे अपनी मेरी लैब से चले गए। मेरी मैम अचानक से मेरी लैब में आती है, उनका नाम है मिसेस ममनून फातिमा मदनी, और वो मेरे पास आती है। वो मेरे को बड़े प्यार से उन्होंने टचिंग सर पे किया और हीरोइन तुम कब शादी कर रही हो? मैंने कहा मैम शायद भगवान ने, तब मैं बहुत सैड थी, वैसे सैड चल रही थी। मैंने कहा भगवान मैम शायद भगवान ने मेरे लिए पार्टनर नहीं बनाया जी, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, क्या कमी है तुम्हारे अंदर? मैंने कहा नहीं मैम कमी नहीं है, लेकिन आई डोंट नो कि कहाँ है मेरा पार्टनर, मेरे को खुद ही नहीं मालूम है इसके बारे में। तो फिर मैम ने कहा मुझे उसी टाइम कि वरना 2 रिश्ते हैं मेरी नजर में, तो तुम इंटरेस्टेड हो? लड़के अजमेर की हैं। तो मैंने कहा मैम वो ब्राह्मण से मुझे कोई मतलब नहीं, ब्राह्मण्स नहीं होने चाहिए, अगर अदर कास्ट के भी हैं चलते, लेकिन बस नॉन वेज ड्रिंक स्मोक आई डोंट लाइक, मुझे वो नहीं चाहिए। बिल्कुल मैम, मुझे जरूरत होती है इन चीजों को। मुझे ऑनेस्टली पर्सन चाहिए, मुझे प्यार करने वाला इंसान चाहिए, मुझे ये सब वाला इंसान नहीं चाहिए। अगर ब्राह्मण, खुद ब्राह्मण फैमिली से हूँ, तो मैं ब्राह्मण नहीं है तो नो प्रॉब्लम। मैम कहती लेकिन वरना एक की गवर्नमेंट जॉब है, एक की गवर्नमेंट जॉब नहीं है। तो मैंने कहा मैम कोई बात नहीं, लेकिन फिर उन्होंने कहा वरना एक बात तुम ध्यान से सुनो। मैंने कहा हाँ जी। कहती वो दोनों लड़के ब्लाइंड हैं। मैंने कहा मैम इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ऑनेस्ट तो है ना, प्यार तो करेंगे कहीं ना कहीं मुझको तो। कहते इसकी गारंटी मैं तुम्हें देती हूँ, लड़के दोनों बहुत अच्छे हैं। तो फिर मैम आप कहो कि इंटरवल में मैम दौड़ी मेरे पास अगेन आती हैं, मिलते हैं, तो वरना तुमसे मेरे हस्बैंड मिलना चाहते हैं, जिनकी त्रिवेदी संजू जिनकी बात कर रहे थे ना, मिस्टर मदनी सर की, मोहम्मद मदनी सर की, जो इनके जो सर थे और उनकी जो वाइफ थी वो मेरी फ्रेंड थी। वो इतने खुश हुए सर ये बात जान के, लेकिन वो जानना चाहते तुम शादी ब्लाइंड से क्यों करना चाहती हो? जी मैं भी यही जानना चाहती थी एक्चुअली, कि आपने देखा भी नहीं था किसी ब्लाइंड को, ना परिचित थी, ना परिवार में कोई था। हाँ। और आप शादी करना भी नहीं चाहती थी, और फिर हाँ। अचानक से आपका ऐसा डिसीजन कि आप किसी ब्लाइंड से भी शादी कर। क्योंकि मैं जब मजार पे रो रही थी भगवान के सामने, मैंने कहा भगवान तू जो रिश्ता मेरे लिए अब लेके आएगा ना, मैं वहाँ पर खड़ी हो जाऊंगी, अब मैं ना नहीं करूंगी। अब मैं किसी आपको लगा कि ये रिश्ता भगवान की तरफ से आपके लिए आया हुआ है? नहीं वो वहाँ, हाँ, क्योंकि मैं वहाँ मजार पे सैटरडे की नाइट को बोल के आ गई थी कि भगवान अब तू जो रिश्ता मेरे सामने खड़ा करेगा, चाहे कैसा भी होगा, कुछ भी होगा, मैं अब उस रिश्ते को, क्योंकि अब तक मैं ना करती आ रही थी रिश्तों के लिए, अब मैं ना नहीं करूंगी, अब मैं हाँ करूंगी। जी। देन उसके बाद फिर स्कूल की समर वेकेशंस पढ़ने वाली थी, तो मैंने कहा मैम को मैम समर वेकेशन पढ़ने वाली, मैं आपसे मिलने घर आऊंगी। और जिस दिन समर वेकेशन का फर्स्ट डे था, मैं मम्मा से परमिशन लेके उनके घर मिलने गई हूँ। सर ने सारी बातें मुझसे की हैं, और सर को मैं देख रही हूँ कि किस तरह से इनका लाइफस्टाइल होता है। बहुत इनोसेंट, बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, बहुत सारे इम्प्रेस भी हुए मुझसे मिलके भी। और उसी दौरान जब मैं शाम को उनके घर मिलने गई थी, तो एक जो फर्स्ट जो लड़का था अचानक से वो उनके घर पे आता है, जिसके बारे में जिन 2 लड़कों के बारे में मैम ने बताया था आपको, उनके बारे में बताया था, उनमें से एक आ जाता है उसी समय अचानक से आ जाते हैं। और जिन्हें आना था वो छुपे हुए थे अभी भी सर। हाँ वो उनसे अभी तो मीटिंग नहीं हुई थी। जी। ऐसी कहानी भी चल रही है, हमको तो कुछ पता ही नहीं था कि ये सब भी चल रहा है पीछे से। देन उसके बाद फिर जब वो लड़का मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, वो उनकी गवर्नमेंट जॉब थी सर की, तो वो टोटली ब्लाइंड सर थे। तो वो जब बातें कर रहे थे, मेरे दिल से कुछ अच्छा नहीं रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा था जब वो बात कर रहे थे। और जब उसी दौरान संदीप सर जी की, त्रिवेदी जी की बात चल पड़ी कि सर उनकी तो गर्लफ्रेंड है, वो तो शादी वहीं करेगा, ऐसे करके। तो मैं तो इनको जानती नहीं कौन संदीप है। ब्लाइंड जो आए हुए थे ना, उन्होंने बोल दिया कि अरे सर, मतलब सबसे पहले उन्होंने यही बताया कि उनका नंबर ना हट जाए, तो पहले से ही मैं इस बाजी को उनको भी नहीं पता था, उनको भी नहीं मालूम था कि मेरे बारे में बात की गई है। हाँ, वो जस्ट एक फ्रेंड के ऐसे मिलने आए थे, ऐसे हाय हेलो के हिसाब से आए थे मिलने। नहीं, उनको कुछ नहीं पता कि मैं उनसे कोई मिलने आ रही हूँ, या सर ने उनको कुछ नहीं बताया था, जस्ट एक अननोन पर्सन की तरह हम लोग बैठे हुए थे। लेकिन वो होता है ना कुछ लोगों की आदत की भाई दूसरों की निजी जिंदगी को बोल देना किसी की। जी भाई। तो मैंने कहा यार ये तो उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं, मतलब इनके बारे में बोल रहे होंगे कि सर ने, मैंने कहा सर किसके बारे में बात करते? नहीं वो जो दूसरा लड़का है ना उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है।
और नेक्स्ट डे फिर हमारी जो जिन्होंने कहा ना वो जो हमारी 15 मई को जो रोटरी क्लब का जो प्रोग्राम था वहाँ पे हमारी फर्स्ट मुलाकात होती है। जी मैम। तो मैम आपको क्या लगा पहले देख करके, मतलब कौन सी ऐसी चीज थी? बात तो मैडम उसी टाइम जब सर के घर में जब मैं उन सर से मिली थी, उन्होंने बता दिया था सर ये वो संदीप तो उसी से शादी करेगा, ऐसे से बोल रहा था। मतलब क्या नाम था लड़की का? निशा से शादी करेगा। आप पता नहीं कोई टॉपिक चल रहा था, मेरे को याद नहीं आ रहा वो क्या टॉपिक था, बस ये बात चली थी। तो मेरे माइंड से वो बात तो वैसे भी वॉश हो गई थी कि अब मुझे तो ध्यान देना ही नहीं इस चीज के ऊपर। और मैंने घर वालों को भी लगा कि एक तो पसंद नहीं आ रहा है, दूसरा जो है वो ऑलरेडी किसी और के साथ है लगा हुआ, और दूसरा ये कि मैंने अपने घर वालों को एक हिंट दे दिया था कि अब मैं शादी करने जा रही हूँ किसी ब्लाइंड से। लेकिन मैं खुद नहीं, हाँ मैंने अपने नहीं कर पा रही थी लेकिन करूँ क्या। हाँ मैंने घर वालों को एक हिंट दे दिया था कि मम्मी अब आप लोगों को टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने डिसीजन ले लिया है कि मेरी मैम के हस्बैंड का स्टूडेंट है, मैं उनसे शादी करूंगी। तो वो सब एक शॉक्ड हो गए थे मेरी फैमिली वाले कि क्या यही मैं जानना चाहती थी, उनको झटका नहीं लगा अचानक? बेवकूफ वाली बातें कर रही। उन्होंने कहा भी डिस्टर्ब चल रही है, भाई से इसका वो हो गया हुआ है तो इसलिए डिस्टर्ब। तो सीमा जी क्या हुआ ना कि जब मतलब इनको ये पता चला कि भाई एक की कहानी ऐसी है, फिर 15 मई को इन्होंने एक्टिविटीज देखी, उससे तो ये इम्प्रेस हुई बहुत ज्यादा। और 16 मई को जब हम बस में गए, जो मैंने हिम्मत की और इनको कहा, तो 16 मई को इनको ये पता चल गया कि भाई नहीं उस लड़की से गर्लफ्रेंड नहीं है, खत्म हो चुका। 15 मई को जो मीटिंग हमारी हुई थी उस दिन जो प्रोग्राम चल रहा था हम लोगों का, तो संदीप जी मेरे पास ही बैठे हुए थे, सर भी थे, मैम भी थे, और सब कुछ मुझे भाग भाग के यहाँ वहाँ सब काम करना पड़ रहा था। तो इनसे मैं काफी इम्प्रेस हो रही थी, इनकी जो इन्होंने सीडी बनाई थी उसको देखा, प्रोग्राम को देखा था, बहुत मुझे बहुत गुड फीलिंग्स मुझे आ रही थी कि कितने अच्छे लोग होते हैं ये लोग, तो कितना काम करते हो। हम लोग देखो कहाँ बैठे हुए हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं आज की डेट में, और ये लोग कितना काम कर रहे हैं समाज के लिए। तो शाम को फिर आपको लग रहा था ऐसा कि हाँ मतलब ऐसा कोई इंसान हो सकता है जिसके साथ लाइफ गुजारी जा सकती है? नहीं, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, अब इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं था अभी, क्योंकि मैंने कहा ना जब सर के घर में वो सर मिले थे उन्होंने कह दिया था कि ये किसी और साइड का फेयर चल रहा है, तो टॉपिक तो वहीं फिनिश हो गया था ना। लेकिन मुझे अच्छी फीलिंग्स आ रही थी कि लोगों को देख के सर तो वैसे सर से बहुत इम्प्रेस हो गई थी, नासिर मोहम्मद मदनी सर से बहुत इम्प्रेस हो गई थी, सर बहुत ही अच्छे इंसान है। और जब इनको देखा तो इनसे बहुत इम्प्रेस हो गई कि कितने होशियार हैं ये तो। और जब इन्होंने शाम को जब क्या नाम हम इनको जब घर में छोड़ने गए हैं तो मैम ने मुझे रास्ते में कहा वरना व्हाट योर डिसीजन, तो मैंने कहा मैम कुछ नहीं, डिसीजन तो कुछ नहीं है। कहती तुम मुड़ मुड़ के क्यों देख रही थी? मैंने कहा नहीं मैं इनके घर में कैसे जाएंगे, कहीं चोट तो लग जाएगी। कहते नहीं ये बहुत होशियार होते, तुम टेंशन मत लो। तो मैंने कहा मैम जो आपने जो पहला लड़का मुझे दिखाया था वो तो मुझे पसंद नहीं आए, और संदीप जी की आप बात कर रहे हो संदीप सर की, तो इनकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। तो फिर वहाँ पे हमारा टॉपिक वहीं फिनिश हो जाता है। तो आपने ये कब पूछा कि सर आपको गुस्सा कितना आता है? ये मैंने 15 तारीख की मीटिंग में जब हमारा फंक्शन चल रहा था, मुझे खुद को ही नहीं समझ में आया कि मैंने इनसे क्वेश्चन क्यों। ये एक्चुअली बहुत हंस रहे थे, हंसा भी रहे थे और हंस भी रहे थे। तो मैंने कहा यार ये हमें तो गुस्सा कभी कभी अचानक से आ जाता है, इस इंसान को गुस्सा आता है लेकिन नहीं आता है, तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन पूछा कि होता है अपने इरिटेट्स हो जाते हैं, काम करते हैं तो भी वहां पर बिल्कुल। तो मैंने कहा ये इंसान तो हंसी जा रहा है, कहीं दुखी भी नहीं हो रहा, तो इसको गुस्सा आता है कि नहीं आता है, कम से कम पूछो तो सही मैं। और एक मेरे मन में एक अजीब सी फीलिंग आई थी कि फोन अटेंड कैसे कर रहे हैं। तो छोटी छोटी बातें जो सीमा साइटेड, उस समय इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी ना उस जमाने में। बिल्कुल अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं। अब तो फिर उसके बाद जब हमारा मैंने अचानक इनसे नंबर मांगा, मैंने ऐसी बातों में तो ये हंस पड़े। मैं कहा सर किसका फोन है? कहते मैम आप ही का तो फोन है। मैं कैसे मम चला? कहते अननोन नंबर जो मेरे फोन में आ गया। मैं कहा शर्ट गलती हो। मैं अपनी सिस्टर के पास जयपुर जा रही थी समर वेकेशंस के लिए, और ये अचानक से इनका मुझे इवनिंग को आया, मैं से वंदना मैम आप जा रहे हैं तो मैं आपके साथ जा सकता हूँ? मैं कहा भाई मम्मी से पूछ लो पहले। तो उन्होंने हाँ कर दी मदर ने। कहते कोई बात नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं, तुम जा सकती हो उनके साथ, होते तुम्हारे साथ जा सकते हैं। ऐसे फिर हम लोग जी मैम जब फिर सर अब वो बात हो गई हिमाचल में जीत, हाँ वो SMS वाली बात होगी। उसके बाद में फिर एक दिन इन्होंने कहा कि मिलना चाहती हूँ आपसे मैं। आप जानती हैं जब इस तरह से कोई मिलने के लिए गए तो फिर अपन उसमें समझते हैं ना कि जैसे डेट पे जाना और इस तरह की चीजें। अब वो कॉलेज का कल्चर याद आ गया, सारी चीजें। मैंने कहा ठीक है मैम। ये मुझे रेस्टोरेंट के लिए कह रहे थे। मैंने कहा नहीं रेस्टोरेंट में सीधा दिमाग में गया। नहीं मैंने कहा रेस्टोरेंट में मैं कर सकती हूँ, मुझे कहीं गार्डन में आपसे कोई मेरे को एकांत जगह चाहिए, शांत वातावरण वाली। तो फिर इन्होंने ही बताया कि नारेली। और इससे पहले मैं
अजमेर में मुझे 18 साल हो गए थे, लेकिन मैं कभी नारेली नहीं गया था। बहुत अच्छी जगह हमारे अजमेर की है। नारेली हम लोग गए और वहां पे पूरी दिन भर बैठे रहे हम लोग, करीबन 6-7 घंटे हमने बिताए। तो पता नहीं चला कि कैसे समय बीत गया, भगवान का ही जैनियों का मंदिर है। देखिए सीमा जी, वहां पर जब हम लोग गए तो वहां भी मैं बिल्कुल सिंपल साधारण, मैं चप्पल पहन के गया, कोई ऐसा नहीं कि कोई शूज वूज। हाँ जी सर, बिल्कुल मैं यही पूछना चाह रही थी अभी से आपसे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि एक लड़की से मिलने जा रहे हैं। इनकी जो फ्रेंड थी वो प्रेस भी नहीं थी। मैंने कहा कि कुछ पाना नहीं, जैसे है वैसे ही रहना है। अगर इस रूप में कोई मुझे स्वीकार करता है तो ठीक है, क्योंकि इतना तो पता चल ही गया था ना कि मिलना बुलाना और ये सब, इसका मतलब कुछ तो चल ही रहा है, कुछ तो चल रहा है जी। तब बिल्कुल। तक सीमा जी मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे सर से इनकी इतनी सारी बातें हो गई है मेरी शादी को लेकर के या मेरे प्यार को लेकर के, या पता नहीं, मुझे ये कुछ नहीं पता था। मैं सिर्फ इतना जानता था कि हाँ, सर और मैम से ये परिचित है और उनके थ्रू ये उस कार्यक्रम में आई, मैं इतना ही जानता था। लेकिन मेरे बारे में ये कहा वो कहा, ये सब मुझे कुछ नहीं पता था। तो वहां पर से जब लौट रहे थे हम सीमा जी, ये मेरे लिए मैं कहूंगा कि एक बहुत, वही मैंने कहा ना कि खुशकिस्मती वाली बात, जो मैं कॉलेज में सोचता था वो अब जाकर के पूरा हुआ कि जब हम लौट रहे थे तो इन्होंने मुझे कहा कि संदीप सर मुझसे शादी करोगे। और मैम ने आपको प्रपोज किया? पहले मैंने आई लव यू बोला था। बस वहीं पे जो है मैं समझ गया कि अब सारी कार्रवाई हो चुकी है, अब क्या दिक्कत है। तो मैंने कहा वंदना मैम, जो बात शायद मैं आपको कभी नहीं कह पाता वो आपने कह दी, मैंने ये कहा था इनसे। जी सर, ये तो बहुत सही। सर मेरा एक परिचित है, वो कह रहे थे कि मतलब हम साथ में काम कर रहे होते हैं कि जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है या कोई भी है, तो हम अपनी डिसेबिलिटी की वजह से बहुत बार साइटेड पर्सन को प्रपोज नहीं कर पाते हैं। ऐसा लगता है सोचकर कि क्या रिएक्शन थोड़ा सा ये एक डर भी रहता है ना मैम सीमा जी, एक हिचकिचाहट होती है कि पता नहीं अगला क्या सोचेगा। और फिर ये भी होता है ना कि मतलब कैसे कहें। अच्छा, कई बार ये भी होता है कि आप कहना चाहते हैं लेकिन आप कोशिश ये करते हैं कि आपको वो करना नहीं पड़े, सामने वाला ही काम करते। मैं वही करूँ। यहाँ पर एक बात और बताऊं मैं सीमा जी की, जो हमारे परिवार की जहां तक बात है, तो मेरे वहां पर जो मैंने शुरू में कही थी एक बात कि भाई परिवार समझदार है, पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, लेकिन वहां पर भी ये सोच थी कि ठीक है भाई, जो बड़े बुजुर्ग थे वो कहते थे अब संदीप देखो भाई, तुम सोचो कि तुम्हें कोई हीरोइन मिले, कोई राजकुमारी मिले तो वो तो संभव है नहीं, तुम्हें तुम्हारी जैसी लड़की कोई हम ढूंढ देंगे और उसके साथ तुम्हारा विवाह करवा देंगे, अब क्योंकि नौकरी वोकरी अब लगने वाली है तुम्हारी, तो इसलिए अब तुम उसमें मना मत करना। मैंने कहा देखिए भाई, एक ही बात है, मैं जिससे भी शादी करूंगा चाहे वो मेरे जैसी होगी चाहे कोई और होगी, लेकिन मैं अपनी मर्जी से और जिससे मेरे ख्यालात मिलेंगे, जहाँ पे मेरी सोच मिलेगी या जो मुझे पसंद करेगा, मैं ऐसे व्यक्ति से ही शादी करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं हर किसी से ही कर लूंगा। फिर भी आपका परिवार बहुत सोच रहा था कहीं ना कहीं कि आपकी शादी करने के विषय में सोच रहा था। मैंने उनको ये कहा कि एक बार आप हमें कोशिश करने दीजिए, तो वो भगवान ने साथ दिया और वो कोशिश में हम कामयाब हो गए और 4 दिसंबर 2011 को हमारी शादी हो गई। बाकी परिवार का इनकी तरफ से काफी विरोध रहा, मेरे यहाँ तो कुछ नहीं रहा, लेकिन इनके यहाँ रहा कि ये है वो है, कैसे करेंगे वैसे करेंगे। मेरे को यहाँ कहा गया कि तुम कैसे शादी करोगी, तुम हैंडल कैसे करोगी, सारी जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर हो जाएगी। और मैंने कहा, मेरी मदर ने कहा, मेरे तो यानी कि स्टार्टिंग में सब पॉजिटिव थे, जैसे शादी की डेट निकली सब नेगेटिव होना शुरू हो गए, सब मुझे नेगेटिव होना सबने शुरू कर दिया कि तुम गलत कर रही हो, तुम गलत कर रही हो, तुम गलत कर रही हो। और यानी कि सबने मुझसे एक डिस्टेंस बना लिया कि तुम जो काम करने जा रही हो वो गंदा काम करने जा रही हो सबकी निगाहों में, और तुम्हारा हमसे कोई रिलेशन नहीं है। और आज से हमारे घर के समझ गए मैम। हाँ जी, मतलब इतना ज्यादा सोच लिया उन्होंने आप के मेरी रियल सिस्टर्स ने कह दिया था कि आज के बाद तुम हमारे घर में नहीं आओगी, ना हम फोन तुम कर रही हो, डेट्स इट, आज पर तुम हमारे घर में, तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। कभी तुम हमारे यहाँ पर आओ तो प्लीज हमको कॉल मत करना, हमारी इंसल्ट हो जाओगी तुम संदीप के साथ आओगी तो, कि तुम्हारी सिस्टर ने क्या डिसीजन है, किससे तुम्हारी सिस्टर ने शादी की। तो मैं इतने इनको पता, संदीप जी को पता, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी कि जो मुझे इतना प्यार करते थे कि और आज मुझे ऐसा बिहेव कर। लेकिन मैंने बस ये कहा कि मैं अगर भगवान की नजरों, मैंने अपनी मदर को बस ये कहा, मम्मी अगर मैं भगवान की नजरों में कोई गंदा काम करने जा रही हूँ तो वही मुझे इसकी सजा देगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती, क्योंकि उस इंसान को मैंने शादी के लिए हाँ कर दी है तो मैं उसको अब ना नहीं कह सकती। बस दैट्स इट। मैंने मदर को फाइनल अपना डिसीजन सुना दिया था। एक सीमा जी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इनकी एक जो सिस्टर है उनके हस्बैंड ने यहाँ तक कह दिया था
कि इससे अच्छा तुम किसी रिक्शे वाले रिक्शे वाले से शादी कर लेती। और जो मुझे नहीं पता था तुम्हारी चॉइस ऐसी है, तुम किसी इससे अच्छा तुम किसी रिक्शे वाले से शादी कर लेती, वो ज्यादा बेटर था इससे, तो यूं कहा मुझे। आज सीमा जी सिचुएशन ये है कि वो जो श्रीमान जी है ना, पूरे परिवार में वो सबसे ज्यादा मुझसे बात करते हैं। मैंने इनको कहा कि जहाँ आपकी इज्जत नहीं है ना, मैं कहा वहाँ मैं नहीं जाऊंगी। मेरा तो सीमा जी, मैं 2 बार ऐसा मौका है, इनको छोड़ के भी आया उनके घर पे, लेकिन मैं बाहर से छोड़ करके आया हूँ, अंदर नहीं गया। घर वालों को मैंने कहा कि आज अगर शायद आप मेरे लिए एक अच्छा खासा रिश्ता लेके आ जाएंगे, भगवान न करे कल उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसका हाथ कट जाए, होने को कौन टाल सकता है? तो क्या मैंने कहा मैं उसका साथ छोड़ दूंगी, मैं उसकी सेवा ही करूंगी ना। तो मैंने कहा मम्मी आप ये सोचो कि बस मैं इस इंसान का मैंने हाथ पकड़ लिया, अब मैं शायद अगर मैंने इसका साथ छोड़ा तो शायद भगवान की नजरों में मैं कोई गुनाह करूंगी, अब मैं इनका साथ नहीं छोड़ सकती। बस आप मेरे साथ खड़े रहिए, आप मेरा सपोर्ट करिए, बाकी दुनिया की मैं परवाह बिल्कुल नहीं करती, बिल्कुल परवाह नहीं, आज भी नहीं करती हूँ, कल भी नहीं करती थी। बस इतनी जब ऐसी परिस्थितियों के बारे में जब सुनने में आता है तो समझ में नहीं आता कि किस तरह से आगे संवाद जारी रखा जाए। तो मैम, पर आप भी डर गई होंगी जब इतना परिवार ये सब कुछ कह रहा है, तो उसके बाद आप डर नहीं थी। मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा मैं भगवान की नजरों में अगर मैंने कोई पाप किया है, अगर मैं इनसे शादी करने जा रही तो उसकी सजा मुझे वो देगा, बाकी उससे मैं नहीं डर। बस मैंने मदर को भी ये कहा, सबको, मेरे सिस्टर्स को ये कहा, बस। तो फाइनली मैम, आप इतने सारे विरोधों के बाद आप दोनों की शादी हो गई? हाँ, शादी में मेरे मदर थे, ब्रदर थे, भाभी थी, सिस्टर जलंधर से आई थी और आंटी की फ्रेंड थी। हाँ, दुनिया वालों ने बाद में मम्मी को बहुत कुछ कहा। जैसे शादी हुई मेरी 1 महीना भी नहीं हुआ था, शायद हफ्ता भी नहीं हुआ था, पग फेरे के लिए मैं घर गई थी, इनको लेके गई थी। फिर मेरी मदर का अचानक से मुझे फोन आता है कि आज के बाद संदीप को घर मत लेके आना, तुम आ सकती हो, उसको मत लेके आना, क्योंकि मैं दुनिया वालों को क्या जवाब दूंगी कि मैंने अपनी बेटी की शादी किससे की। उस टाइम मैंने कहा कि आप तो शादी में तो मेरे साथ खड़े थे, आज आप ये कह रहे हैं कि इस इंसान को घर मत लेके आना, तुम आ सकती हो, उसको मत लेके आना। फिर इनको मैंने कहा कि ठीक है, मैं तो बेटी हूँ, मेरी माँ है, मैं तो देखो जा सकती हूँ, आपको वो इनवाइट नहीं कर रहे तो आप प्लीज मत जाना उस घर में। जी मैम। लेकिन हाँ, तो जब मेरी बेटी हुई सब ठीक, सब नॉर्मल हो गया, सब अच्छा देखा उन लोगों ने कि मैंने कहा ना, भगवान ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया। आपको कि जब इनको मैंने पसंद किया था ना, तब इनकी जॉब भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन भगवान ने विद इन वीक, जब इनको प्रपोज मैंने किया, विद इन वीक इनकी जॉब भी लग गई और बिफोर जब हमारी शादी की डेट हो गई थी, इनकी ज्वाइनिंग भी इनको मिल गया था। इनको बहुत टेंशन हो रहा था, वरना हम कैसे करेंगे। मैं कहा डोंट वरी, आपको टेंशन नहीं लेनी, मैं खड़ी हूँ आपके साथ, आपको बिल्कुल नहीं घबराना, मैं कमा रही हूँ ना, आपको टेंशन नहीं लेनी है किसी भी चीज की। अच्छे लोगों के साथ भगवान हमेशा होता है। जब मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, इनका फर्स्ट ग्रेड में इन्होंने एग्जाम फाइट किया, इनका सिलेक्शन हो गया लेक्चरर का। बहुत लकी रही आप मैम। और विद इन 3 इयर्स ना, विद इन 3 इयर्स इन्होंने आपको कि मेरे को 50 लाख का घर खड़ा कर दिया मेरी आंखों के सामने। सीमा जी, इनके घर वाले जब बहुत परेशान करते थे ना, ये लोग क्वार्टर में रहते थे, इनके ब्रदर का क्वार्टर था, तो मेरे मुंह से किसी दिन जब बहुत ज्यादा इस तरह की बातें हो रही थी ना, मेरे मुंह से निकल गया, तुम चिंता मत करो, ये सब देखते रह जाएंगे और इन सबसे पहले मकान हमारा बनेगा। और वो ईश्वर की कृपा थी कि आज उन सबसे पहले मकान हमारा बना। यानी कि सबने नाता तोड़ दिया था मेरे से, सब मेरे घर नहीं आते थे, लेकिन जब मेरी गुड़िया हुई ना, समय सब सिस्टर्स मुझसे मिलने मेरे घर आए, सबने मुझे इनवाइट भी किया आगे होके कि तुम आना हमसे मिलने के लिए। फिर मैं गई हूँ मिलने के लिए अपनी गुड़िया को उनके पास, सब बहुत खुश हो गए। और आपको कि भगवान ने, मैंने कहा, बहुत सपोर्ट दिया। इनका आए दिन पेपर में आर्टिकल्स इनके बारे में कुछ ना कुछ इनकी ना न्यूज पेपर्स में आती रहती थी, तो वो मेरे मदर सिस्टर्स के बारे, वो मैं उनको पढ़ाती सुनाती थी, मम्मी देखो संदीप कितना अच्छा काम कर रहा है दुनिया की नजरों में। और वो लोग भी अच्छा, उनको भी बहुत अच्छा लगता था कि हाँ देखो यार, हमारी बेटी ने जो डिसीजन लिया वो तो हम तो गलत हो गए उसके आगे, तो और वो तो सही हो गई है इस चीज में। तो कई चीजें ना, मतलब समाज में भी अच्छी हो रही थी इनके लिए। जी जी मैम। हाँ, लेकिन उस टाइम तो मैं टोटली मैं सेल्फ डिपेंड, विद्यार्थी जीवन से ही समाज के साथ जुड़े हुए थे, बहुत कुछ कर रहे थे। हाँ, ये इनका बहुत रहा, इनकी मैंने कहा ना कि बहुत काम कर रहे, दुनिया के लिए बहुत काम करते। मैं मना भी नहीं करती हूँ कि इस काम के लिए कि आप दुनिया के लिए जो काम कर रहे करते रहिए, भगवान ने आपको माध्यम बनाया है, उसी माध्यम से मैं आपको मिली हूँ।
तो इसलिए मैं इस काम के लिए इनको मना भी नहीं करती। और अगला प्रश्न मेरा यही था मैम कि आपने अपने परिवार को भी एक तरीके से छोड़ा सर के लिए, और फिर सर इतने ज्यादा व्यस्त रहते हैं, पहले तो जॉब करते हैं, उसके अलावा सामाजिक गतिविधियों में इतने ज्यादा बिजी रहते हैं, तो समय कैसे वो आपके लिए निकालते हैं? तो इसको लेकर आपको ये हम दोनों की बहुत लड़ाई होती है इस चीज में। क्योंकि मैम और जो पत्नियां हमको होती टाइम हैं, देते नहीं है, एक्चुअली हमें टाइम देते नहीं, इस यहाँ गुस्सा आता है। फिर मैंने इनको कहती हूँ प्लीज मैनेजमेंट लेके चलो, हमेशा काम जो करो उसको आप एक टाइम दो कि इस टाइम में मुझे फैमिली को देना है, अपने ऑफिस को देना है, अपने स्कूल को देना है। जी मैम, क्योंकि बहुत सर तो घर पे आके भी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग, बेटी मेरी बहुत गुस्सा होती है, मम्मा पापा आप मेरे साथ खेलते ही नहीं हो, लेकिन मैं इनको बोलती जस्ट जिस टाइम बिजी होती हूँ प्लीज आप बेटी से खेला करो, उसको अच्छा लगेगा पापा मेरे साथ खेल रहे हैं, खेलते हैं उस टाइम खेलते हैं। जब मैं डिनर बना रही होती हूँ या मेरी आरती पूजा होती है तो वही उस टाइम छुपन छुपाई खेलते हैं, दोनों कैरम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं। सही है। गुस्से वाली बात कितनी सही है सर की, गुस्सा कम ही आता है। हाँ, इसके लिए मैं इनको अवार्ड देना चाहती हूँ कि इनको गुस्सा आता ही नहीं। सच कह रही हूँ ये कि मैं मेरा मन था कि मैं वो शादी उससे करूँ जो मेरे गुस्से को संभाल लेगा। मैंने अपनी मदर से कहती थी मम्मी मेरा गुस्सा बहुत गंदा है, मेरे को डर लगता है किसी दिन मैं छोड़ के आ जाऊंगी आपके पास ही, और आप कहोगे यार तो तेरी शादी की हो तू हमारे पास उठ के आ गई बिल्कुल ही। तो ये मैं इसके लिए इनको अवार्ड देती हूँ। मुझे कैसे जो एक आप ही थे जो मेरे गुस्से को जिसने हैंडल कर लिया, नहीं तो कोई और इंसान होता है वो शायद ही मेरे को बर्दाश्त कर पाता है मेरे गुस्से को। मैम परिवार का सपोर्ट आपके साथ नहीं रहा, और आपके जो इन-लॉज हैं मतलब जो ससुराल वाले हैं उनका क्या रवैया आपके साथ रहा? वो तो देखो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझे। उन इन-लॉज से कहूँ आपको मैं कहूँ पूरा गांव मुझे इतना प्यार करता है, कभी कभी तो मेरे आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। मैं कहती हूँ नहीं आप लोग बड़े हो, आप प्लीज मेरे आगे हाथ मत जोड़ो, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। कहते हो नहीं तुम एक जौहरी हो, तुमने हमारे हीरे को परख कर ली, तुमने हीरे को परखा। ये तो बिल्कुल बात सही है मैम। सर तो मतलब कुल मिलाकर जो आपके परिवार का प्यार था वो आपके ससुराल की तरफ से आपको पूरा हो, मतलब पूरी की उन्होंने। लेकिन अभी मेरी फैमिली बहुत प्यार करती है, मैंने कहा ना इनको बहुत प्यार करती है। मेरी मदर आज कहती है कि मेरे चारों जवाइयों में से इनके लिए कहते हैं कि संदीप को भगवान ने बस एक चीज नहीं दी है, नहीं तो वो इंसान आज पाताल में भी छेद कर देता। मेरे मदर के अल्फाज हैं ये। जी बिल्कुल मैम, सुनने वालों को बहुत हौसला मिल रहा होगा आपकी जो कहानी है हमराही की, इससे कि कोई बात नहीं, परिस्थितियां तो कहीं ना कहीं देखो वो भी उनको भी नहीं पता था कि ब्लाइंड की लाइफ। जी मैम बिल्कुल, वो अवेयरनेस की वजह से। हाँ जी, मैं तो कहती हूँ वो मदर है, वो माँ है, उसका सोचना सही था, लेकिन उसने मेरा कंधे से कंधा मेरा साथ दिया, उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। बस मैं हमेशा उनको थैंक यू इस बात के लिए कहती रहती। बिल्कुल मैम बिल्कुल। और इन्होंने करके दिखाया कि मैं काबिल था आपकी बेटी के लिए। जी जी मैम बिल्कुल। मैम सर घर के कामों में आपका साथ देते हैं, मतलब घर भी मेरा लहसुन छीलते हैं, लहसुन में के लिए कपड़े वॉश मैं करती हूँ तो ये उसको समेट देते हैं। आपको एवरीथिंग इज ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि सर नहीं करते। मुझे बताना पड़ता संजू प्लीज ये मेरी हेल्प कर दो इस काम की। चाय भी बना मुझे मॉर्निंग कभी कभी पिला के देते हैं कि वरना यही मैं पूछना चाह रही थी। चाय बनाते हैं। हॉस्टल में रहे हैं सर तो काफी चीजें तो जैसे कई काम होते हैं, क्योंकि हम न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं तो कई काम होते हैं मैं अकेले नहीं कर पाती। प्लीज एक्चुअली मेरी हाइट थोड़ी छोटी है तो ये लंबे है तो मैं कहती प्लीज मेरा हाथ नहीं पहुंचा, मेरी हेल्प कर दो ना। यहाँ पर भी बल्ब्स लगाने होते हैं, ट्यूब्स लगाने होती है, फैंस लगाने होते हैं, तो सब कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझा के जाती हूँ, कैसे बाहर जाती हूँ तो सब कुछ समझा के प्लीज ऐसे करना आप। तो कहते ठीक है ओके। वैसे भी यही पुरुषों से एक्सपेक्टेशंस भी होती है महिलाओं के इस तरह के काम होते हैं। मेरा हस्बैंड मैं देख रही हूँ कि दुनिया के लिए जो काम कर रहे हैं ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सीमा जी क्या होता है? जी सर जी नहीं आप बताइए सर। मैं ये कह रहा था कि जो अक्सर लोग पूछते हैं ना कि टाइम मैनेज कैसे करते हैं, तो मैं यही करता हूँ कि जब मैं जैसे मान लीजिए किचन में लहसुन छील रहा हूँ या हेल्प कर रहा हूँ तो मैं उस समय जो मुझे सुननी है ना, जो ऑडियो सुनना है, जी सर, रिकॉर्डिंग क्लिप का जो भी मैसेज मुझे देखना है, मैं ऐसी चीजें उस समय चेक कर लेता हूँ। तो मेरे लिए तो डबल काम हो रहा है, या मैं बाहर कपड़े सुखा रहा हूँ या कपड़े करके आ रहा हूँ या समेट रहा हूँ, तो मेरे साथ वो काम भी चलते रहते हैं। तो हेल्प की हेल्प हो गई और मेरे क्लब का भी काम हो गया। और तो मैं इस तरह से टाइम मैनेजमेंट करता हूँ। और बेटी को जैसे कि मैं रिटर्न वर्क मैं करवाती हूँ और जो ओरल काम है ये सब ये सारा ये करवाते हैं उसको। मैं कहा आप उसको आप टाइम चेक करते रहा करो कि बच्चा कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ क्या कर रहा है बच्चा। तो मैम जैसे सर तो बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पाते होंगे जब आपकी बेटी छोटी रही होगी, बिल्कुल जब 1-2 महीने की या फिर और जैसे बॉर्न हुई होगी,
तो उस समय आपको कौन से चैलेंजेस, मतलब आपको कभी लगता नहीं था कि अगर मेरा हस्बैंड एक्साइटेड होता तो ज्यादा बेहतर हो सकता? नहीं, सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जितना हो सका उन्होंने, सर ने मुझे सपोर्ट किया था। और देखो कहीं कहीं प्लस माइनस हो जाता है, तो मैं उन चीजों को इग्नोर कर देती हूँ, मैं उस चीज को। लेकिन हर जगह होता है, वो दृष्टिबाधित की वजह से नहीं, हाँ, तो हर फैमिलीज में कुछ हर कॉम्प्रोमाइज फैमिली जिनके विजन्स हैं उनके वहां भी होता है, जिनके ऐसी प्रॉब्लम है उनके वहां भी होता है। ऐसी मैं उस चीज को इश्यूज नहीं बना देती हूँ कि नहीं तुमको ही करना है या मुझको ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सर से जितना होता है सर उतना काम करते हैं, मेरे लिए वही सफिशिएंट है मेरे लिए। बिल्कुल मैम, सुकून बहुत जरूरी होता है जीवन का, जो सर आपको हमेशा से देते रहे हैं और दे रहे हैं। हाँ। और देखो जब बच्चा बेबी जब कुछ भी करता है, यहाँ तक कि बेबी नैपी भी चेंज कर, सर वहां भी मेरी हेल्प कर देते। बिल्कुल सर, तो मैम और क्या चाहिए होता है लाइफ पार्टनर का? यानी कि मैंने पाउडर दूध की बना देती तो ये उसको पिला देते थे, यानी कि बच्चा थोड़ा उसने टॉयलेट कर दिया तो उसका नैपी चेंज कर देते थे। मैंने हर चीज मेरे घर में सिस्टमेटिक चलती है, क्योंकि मैं एक फौजी की बेटी हूँ, तो हर चीज एक मैनेजमेंट, एक सिस्टमेटिक हमने घर में भी किया हुआ है कि वो चीज वहीं रखी तो वो वहीं पे मिलेगी आपको, वो कहीं और नहीं मिलेगी वो चीज। इनको ये भी कहते हैं वरना जहां से आपने चीज उठाई है आप उसको वहीं रखिए, उसको आप मिसप्लेस मत करिए, उठा के कहीं और रख दिया। ऐसे घर में, मेरे घर में भी वहां नहीं था और यहाँ भी नहीं है हमारे घर में। बिल्कुल मैम। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे जो साथी होते हैं दिव्यांग समाज के लोग, वो चाहते हैं कि दिव्यांग की शादी किसी दिव्यांग से ही हो, तो उनके लिए वो ज्यादा कंफर्ट जोन होता है, मतलब ज्यादा सुरक्षित मानते हैं अपने आप को वो। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि एक ब्लाइंड की शादी अगर ब्लाइंड से ही होती है तभी वो ज्यादा अच्छा साथ लाइफ पार्टनर हो सकता है, या फिर ऐसा आप क्या सोचते हैं? सीमा जी बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए मेरा तो अब हमराही कार्यक्रम करके और मैट्रिमोनियल मीट वगैरह करके इतना अनुभव हो गया है कि मैं ये मानता हूँ कि प्रॉब्लम्स तो देखिए वहां भी है और प्रॉब्लम्स यहाँ भी है, अच्छाई वहां भी है, अच्छाई यहाँ भी है। मेरा तो स्ट्रांगली ये मानना है शुरू से, जब से मैं समझदार हुआ हूँ, कि शादी उससे हो जिसको हम चाहें, जहाँ लगे कि बस यही मेरे लिए बना है, चाहे वो दिव्यांग हो चाहे वो दिव्यांग नहीं हो। एक बात मैं बहुत स्पष्ट यहाँ पर कर देना चाहता हूँ कि शादी ब्याह के मामले में ना अक्सर जो हो जाता है जल्दबाजी, या कई बार हम सोचते नहीं है फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको, लेकिन हमें पहले से सोचकर, जैसे मेरे केस में मैं बताऊं कि मैं कई बार ये मानता हूं कि शादी से पहले एक जो होता है ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बातचीत, या हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो बातें बहुत क्लियर हो जानी चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि हमारे केस में जैसे हम दोनों ने इस तरह की बातें नहीं की थी, उसको लेकर के हमें बाद में थोड़ी बहुत दिक्कतें आई, बीच में हमें ऐसा सामना करना पड़ा ऐसी दिक्कतों का। तो वो जरूरी है कि हमें क्या एक्सपेक्टेशंस हैं या हम क्या चाहते हैं या किन मामलों को लेकर के हम बहुत क्लियर हैं, वो बातें हमें पहले से ही तय कर लेनी चाहिए, या उन बातों को किसी न किसी रूप में अपने लाइफ पार्टनर के सामने रख देना चाहिए। बाकी इसमें कोई, मैं नहीं मानता कि ब्लाइंड से ही करेंगे तो अच्छा होगा या साइटेड से करेंगे अच्छा होगा। जहां हमारी जो है सोच मिल जाए, जहां लगे कि बस ये कहती है जैसे अक्सर की, जहां दिल की घंटी बज जाए वही हमारा जीवन साथी है, मैं तो ये मानता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि मैम की तो घंटी अचानक से बजी थी, तो उनको तो सारा कुछ अच्छा हुआ। बहुत मजा आ रहा है आप दोनों के साथ, मेरे तो प्रश्न ही खत्म नहीं हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बस कितना मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। सर एक प्रश्न आपसे चलते चलते एक दो प्रश्न लेना चाहूंगी। एक तो ये कि आपने अपने बारे में बताया कि आपकी गर्लफ्रेंड थी, वो आपने मैम को बता दिया शादी से पहले, तो आप बाकी लोगों को क्या कहना चाहेंगे? लोग इस चीज से बहुत डरते हैं, बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हम अपना वैवाहिक जीवन को जब शुरू करने जा रहे हैं तो जो उनका पहला रिलेशनशिप था, पहले जब किसी के साथ एंगेज थे, तो वो अपने जीवन साथी को बताना चाहिए या नहीं? मेरा तो बहुत स्ट्रांगली ये मानना है सीमा जी कि शादी के मामले में कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, कुछ भी। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि लड़कों के लिए बहुत आसान होता है? लड़के बहुत शान से कहते हैं कि सिर्फ एक तुम ही नहीं हो यार, शादी से पहले बहुत सारी लड़कियां थी जो मुझ पे मरती थी। मुझे आज भी बोलते हैं, नहीं आई डोंट केयर ना, ये मुझे प्यार करते हैं, मैं इनको प्यार करती हूँ, मुझे इतना मालूम। मेरा प्रश्न असल में ये नहीं था, तो लेकिन जब लड़कियां अपने बारे में बताती हैं तो लड़कों का रिएक्शन वैसा नहीं होता है पुरुषों का रिएक्शन, वो उनको थोड़ा अगर सच नहीं, फिर उसका मतलब उसके रिश्ते में कोई कमी है, उसके विश्वास में कहीं कोई कमी है, सीधी सी बात है। अगर लड़का जो, मैं तो हाँ ये बात सही है कि लड़के उसको उस रूप में स्वीकार नहीं करते हैं कि यार इसका कैसे, मतलब मेरा रहा तो कोई बात नहीं, इसका नहीं होना चाहिए, बस सच है। लेकिन फिर कहीं ना कहीं विश्वास में या उसके प्यार में कमी है।
अगर उसके प्यार में कमी नहीं है तो वो आपको आप जैसी हैं, जो आपका पास्ट रहा उसको नहीं, आपके प्रेजेंट को वो स्वीकार करेगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात आपने कही है। अब समय समाप्ति की ओर है साथियों। आपने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ जाना, और ये प्रोग्राम खास बहुत है अपने आप में, क्योंकि जैसा कि मैम ने शुरू में ही बता दिया था कि आज सर का जन्मदिन है। तो एक बार सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैम, अब जो लड़कियां आपको सुन रही हैं और शादी विवाह को लेकर बहुत कंफ्यूज रहती हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी चलते चलते अपने लाइफ पार्टनर का कैसे वो चुनाव करें ताकि वो भी एक अच्छी जिंदगी गुजार? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जैसे सर ने कहा ना कि जहाँ आपका दिल लगे, जहाँ पर आपको लगे कि हाँ ही इज द राइट पर्सन फॉर मी या शी इज राइट पर्सन फॉर मी, तो आप वहीं दिल की सारी बातें शेयर होनी चाहिए, कुछ भी छुपा के नहीं रखना चाहिए आपस में। और लड़ाई झगड़े देखो चलते रहते हैं, चाहे वो फैमिली हो, भाई बहन हो या हस्बैंड वाइफ हो, तो लेकिन बस एक विश्वास बना के रखिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करिए, प्यार करिए। ऐसा कुछ नहीं है, एक दूसरे पे फेथ तो करना पड़ेगा। डिसेबिलिटी के बारे में जल्दी से आप एक लाइन कुछ कहना चाहें मैम कि इसकी वजह से मतलब कि इससे कोई परेशानी आपको इससे तो नहीं हुई ना सर की? नहीं, नथिंग। मैं ब्लाइंड, देखो मैंने कहा ना, जिनकी विजन्स है उनके वहाँ भी प्लस माइनस चलता है और मेरे यहाँ भी प्लस माइनस चलता है, तो मैं उन चीजों को इग्नोर रखती हूँ, मैं उनकी परवाह नहीं करती हूँ। क्योंकि मैंने मदर को यही बात स्टार्टिंग में कह दी थी, मम्मी मैं आज यहाँ आपका ड्राइवर हूँ तो मैं वहाँ आज उनका ड्राइवर हूँ, तो मुझे इसमें वहाँ पर कोई परेशानी नहीं इस चीज की कि मैं, बस फर्क इतना है कि मुझे उनका वहाँ हाथ पकड़ना पड़ेगा, हर जगह साथ लेके चलना पड़ेगा, तो इसमें मुझे कोई अपने आप से कोई शर्म नहीं लगेगी कि मैंने अपने हस्बैंड का हैंड पकड़ा हुआ है। बहुत 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 बढ़िया मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और सर आप क्या कहना चाहेंगे? जो साथी आपको सुन रहे हैं, हमारे श्रोता, बहुत सारी उम्मीदें हैं आपके जवाब से, आप उनको क्या चाहेंगे कहना? सीमा जी, मैं हमेशा बस एक ही बात कहता हूँ कि अपने आप को आप इतना काबिल बना लो, कोई चीज मत छोड़ो, कोई ऐसा एरिया मत छोड़ो। देखिए, ईश्वर ने अच्छा परिवार दिया है, सोचने समझने के लिए दिमाग दिया है, ईश्वर ने हमें आवाज दी है, ईश्वर ने हमें जिंदगी दी है, तो हम हमारे जीवन के हर एक हिस्से का जितना हो सके उतना इस्तेमाल करें, सफलताएं अपने आप मिलती चली जाएंगी। मेरा तो यही मानना है। कोई भी बढ़िया सर, बिल्कुल जी 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 जी, हमें कुछ करना है समाज में, खुद को काबिल करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, खुद ही उसका हमें उसका उत्तर भी खुद ही, प्रश्न भी खुद से करना है और उत्तर भी खुद से लेना है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने किया। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता सर ऐसा कुछ करने वाले हैं, लेकिन मैं उसे इनको वॉचिंग कर रही थी, इनकी एक्टिविटीज को, इनकी क्वालिटीज को। इनको नहीं मालूम था कि ये मुझे, ये नहीं पता ये मुझे इम्प्रेस करने में लगे हुए हैं। और नहीं मैम, आप दोनों ने जो समाज को उत्तर दिया, जो उनका नकारात्मक रवैया था, नेगेटिव सोच थी उनकी, उसको आप दोनों ने पॉजिटिव बनाया। ये मैंने नहीं बनाया, सर ने बना दिया। नहीं मैम, कोई भी किसी भी सक्सेस में दोनों का हाथ होता है, और निश्चित रूप से अगर आप इतनी स्ट्रांग ना होती तो सर भी कहीं ना कहीं थोड़े से झिझकते, क्योंकि आप दृष्टिवान हैं, तो इस चीज का भी सर को कहीं ना कहीं एक बार मैं इनको अपने सामने, मैं इनके सामने कुछ नहीं, आप मानती हैं, हाँ, आप मानती हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। आप इक्वलिटी देती हैं इनको, समानता के पल्ले से देखती हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है। मैं हमेशा थैंक्स गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक्स गॉड मेरे डिसीजन के लिए कि आपने मेरे साथ दिया, हमेशा थैंक यू गॉड करती रहती हूँ हमेशा। बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे मन में, लेकिन समय की अपनी सीमा होती है, तो आप दोनों यहाँ आए और इतनी अच्छी अच्छी बातें की, बहुत लोगों को अच्छा लगेगा, मैं ऐसी आशा करती हूँ। प्रोग्राम प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा रहा ना रहा, लेकिन आप दोनों ने इसको बहुत अच्छा बना दिया है, कुछ हद तक तो मैं कह सकती हूँ। बाकी श्रोताओं, आप सभी सुनकर बताइएगा। तो एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। और आप लोग रेडियो मधुबन के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर अपने कोई सुझाव या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो 9414151415 पे कॉल करिए और अपने सुझाव दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, लेकिन अब मैं नहीं मिलूंगी, वापस आप सर को सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। अगर श्रोता चाहेंगे तो हो सकता है आप भी मिल जाए। सीमा जी, मैं अंत में 4 लाइनें कहना चाहूंगा कि मेरी जिंदगी में रोशनी बनकर के आने के लिए, मेरी जिंदगी में रोशनी बनकर के आने के लिए बर्बाद कर अपना जहां,
आबाद है मेरे लिए। बहुत खूब सर।